आज का सवाल पढ़ने में शायद थोड़ा आसान, समझने में भी आसान, पर करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग खुद से जरूर ट्राई करिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ क्वेश्चन को पढ़ के पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर सोल्यूशन करता हूँ। 3 particles of masses m1, m2 and m3 are placed on the vertices of a triangle. It is not an equilateral triangle. It is not an isosceles triangle. It is just a triangle, any triangle. And there are 3 particles having masses m1, m2 and m3. They are placed on the vertices of this triangle. They carry charge q1, q2 and q3 respectively. This is not minus q1, it is q1, q2 and q3. For simplicity, assume that charges are positive, just for the sake of simplicity, nothing else. So q1, q2 and q3 are charges on these 3 particles. Initial separation between the particles are d1, d2 and d3 as shown in this diagram. When they are released from rest, I mean this is the position from which all the particles are released simultaneously. They move under mutual electric force. They just exert electrostatic repulsion on one another or attraction, whatever it is, and they move under influence of their own mutual electric force. There is no other force. The position vector of the particle of mass m1 with respect to center of mass of the system is r1. Position vector of this particle with respect to center of mass of the entire system is vector r1. The necessary condition for particle of mass m1 to move along vector r1 is center of mass के रेस्पेक्ट में मास m1 का पोजीशन वेक्टर r1 से डिनोट किया जा रहा है। हम इस सिस्टम को रिलीज करें और उसके बाद हम ये देखें कि ये पार्टिकल वेक्टर r1 के ही अलोंग चलता है, इसके लिए जरूरी कंडीशन इनमें से कौन सी है, ये है आपका आज का सवाल। मैं आपको एज यूजुअल पूरा सोल्यूशन देने के पहले कुछ स्टेप्स में हिंट देता हूँ। आपका समय कम बर्बाद हो इसलिए मैं बोर्ड पे ऑलरेडी कुछ लिख लेता हूँ जिससे लिखने में समय ना जाए, लेकिन सब कुछ एक जगह नहीं लिखा है मैंने, ताकि आपको हिंट थोड़ा थोड़ा करके मिले। हाँ, ये सिचुएशन है, मान लिया ये सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m1 मास के पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर r1 है, m2 मास के पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 है और m3 मास के पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r3 है। r1, r2, r3 are position vectors of 3 particles with respect to center of mass of the system. अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स को लिखूं, इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाले टोटल फोर्स को लिखूं बिकॉज ऑफ दीज 2 चार्जेस, बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज की वजह से ही फोर्स है, तो इस पार्टिकल की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा k q1 q2 बाई d3 स्क्वायर, राइट। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन इसी वेक्टर की डायरेक्शन में, इस वेक्टर को हम r1 और r2 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? बड़े आसानी से लिख सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, ये माइनस r2, एक्चुअली ये r2 है, इसको पलट दीजिए, दिस इज माइनस r2 प्लस r1 इज दिस वेक्टर। तो जो फोर्स है वो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है। अगर मैं अभी बातचीत में आसानी के लिए इसको 1 मिनट वेक्टर r बोल दूं, इस वेक्टर को, तो फोर्स जो है वेक्टर r की डायरेक्शन में है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, राइट। तो ये जो वेक्टर है ये बेसिकली वेक्टर r जो है इट इज r1 माइनस r2। फिर से रिपीट, माइनस r2 में r1 को जोड़ दीजिए, यू गेट दिस वेक्टर। इसी वेक्टर की डायरेक्शन में इस मैग्नीट्यूड का फोर्स है, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो इसका खुद का मैग्नीट्यूड तो d3 दिया हुआ है, d3 ऐसा। सो इट विल बिकम k q1 q2 d3 रेज टू द पावर 3 वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। ये इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स हो गया। यहाँ गौर करना है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव होगा तो आप चार्जेस को साइन के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे तो फोर्स वेक्टर ऑटोमेटिकली डायरेक्शन उल्टा कर लेगा। मैथमेटिक्स विल डू ऑल दोज जॉब्स बेसिकली फॉर यू। जब भी आप कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं,
आपको हमेशा चार्जेस को विथ साइन ही सब्सटीट्यूट करना चाहिए। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स है, इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसको भी हम उसी प्रकार से लिख लेते हैं। तो उस m1 मास के पार्टिकल पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम हो गया। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? हमारी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही हम सिस्टम को रिलीज करें तो ये पार्टिकल इस वेक्टर r1 की डायरेक्शन में चले। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर देखें तो कॉन्सेप्चुअली, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये F2 इसकी वजह से और ये F3 इसकी वजह से, इन दोनों वेक्टर का जो सम है, इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो इस वेक्टर r1 की डायरेक्शन में होना चाहिए। इन दोनों फोर्सेस का सम अगर इस वेक्टर r1 की डायरेक्शन में होगा तो डेफिनेटली रिलीज होने के बाद ये मास उधर ही चलेगा। तो इसको आप मैथमेटिक्स को जैसे कर सकते हैं कीजिए। यहाँ पे एक तरीका मैं ऐसा लेता हूँ, ये फोर्स है, ठीक, इसमें मैंने r1, r2 और r3 तीन वेक्टर लिख रखे हैं जो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर है। तो सेंटर ऑफ मास की जो प्रॉपर्टी है, माने सेंटर ऑफ मास का बेसिकली जो डिफाइनिंग इक्वेशन है उसको यूज कर लेते हैं। m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 क्या होगा? 0, क्योंकि ये सारे पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखे गए हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे मासेस का एक तरह से ये मोमेंट है, उनका सम क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से हम r3 को कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2। तो क्या होगा कि ये जो इक्वेशन हमारा है जिसमें r1 r2 r3 सभी दिख रहे हैं, एक r3 को तो कम से कम हटा ही देते हैं सबसे पहला स्टेप। तो r3 के इस एक्सप्रेशन को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये करने से आपको ऐसा मिलेगा। समझ गए आप क्या करना है? r3 के इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और सारे r1 वाले टर्म एक तरफ, r2 वाले टर्म एक तरफ, एक साथ कर दीजिए। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। अब आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि इस मास पे जो फोर्स हो वो वेक्टर r1 की डायरेक्शन में हो, मतलब r2 का ये जो कोफिशिएंट है ये 0 होना चाहिए, दिस शुड बी 0। तो नेचुरली ये फोर्स वेक्टर r1 की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसको 0 होना, यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। इसका 0 होना, इसको 0 करेंगे, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज द राइट आंसर। जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप में से कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाया, कहां पे जाके रुक गए, ये भी हो सके तो बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।